अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेन एनर्जी इन डीफॉर्म्ड मटेरियल्स। कि मटेरियल जब डीफॉर्म होता है, मटेरियल की जब शक्लो सूरत में तब्दीली वाक़या होती है, उसमें डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है, तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है। दैट एनर्जी इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। क्योंकि डीफॉर्मेशन क्या है? बेसिकली स्ट्रेन ही तो होता है। स्ट्रेन को हमने कैसे डिफाइन किया था? स्ट्रेन वाज फ्रैक्शनल डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन द मटेरियल। तो बेसिकली स्ट्रेन जो है वो डीफॉर्मेशन ही तो है। तो लिहाजा जब डीफॉर्मेशन किसी भी मटेरियल में प्रोड्यूस होती है तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है। अब क्योंकि वो एनर्जी डीफॉर्मेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, स्ट्रेन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, दैट्स व्हाई दैट एनर्जी इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। अब इस चीज का क्या प्रूफ है हमारे पास कि जब डीफॉर्मेशन होती है तो एनर्जी स्टोर होती है? तो इस चीज का बड़ा क्लियर सा प्रूफ है। देखिए, स्प्रिंग आप ले लें। स्प्रिंग स्प्रिंग को जब हम स्ट्रेच करते हैं, तो स्प्रिंग को स्ट्रेच करने से क्या स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर नहीं हुई थी? भाई, उसी स्टोर्ड एनर्जी की वजह से तो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन करने की कोशिश कर रहा था। तो लिहाजा स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हुई थी, तभी उसने ओरिजिनल शेप रीगेन की थी ना। अगर एनर्जी स्टोर ना हुई होती, उसके अंदर एनर्जी ही मौजूद ना होती, तो दोबारा ओरिजिनल फॉर्म की तरफ वापस कैसे आता? तो उसका दोबारा ओरिजिनल फॉर्म की तरफ वापस आना इस चीज का प्रूव है कि स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर हुई थी। अब वो एनर्जी स्प्रिंग में कैसे स्टोर हुई थी? उसकी डीफॉर्मेशन की वजह से स्टोर हुई थी। ठीक हो गया? तो दैट्स व्हाई दैट एनर्जी वाज कॉल्ड एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू डीफॉर्मेशन, और दैट वाज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन की वजह से एनर्जी उसमें स्टोर हुई थी। ठीक हो गया? अब जैसे स्प्रिंग में डीफॉर्मेशन की वजह से एनर्जी स्टोर होती है, इसी तरह तमाम के तमाम मटेरियल्स में डीफॉर्मेशन की वजह से एनर्जी स्टोर होती है। तमाम के तमाम मटेरियल्स में जब स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है तो उनके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। दैट स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। ग्राफ को एक्सप्लेन करता हूं अभी। पहले स्ट्रेन एनर्जी समझा लो ना सही तरह से होती है, फिर ग्राफ की तरफ आते हैं। अच्छा, आप जरा देखें। अब ये एनर्जी क्योंकि डीफॉर्मेशन की वजह से, स्ट्रेन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, डीफॉर्मेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, इसीलिए मैंने लिख दिया कि एनर्जी स्टोर्ड इन मटेरियल्स ड्यू टू देयर डीफॉर्मेशन मींस ड्यू टू देयर स्ट्रेन। ठीक हो गया? तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। बट आगे एक कंडीशन मैंने लगा दी है। कंडीशन लगाई है विद इन इलास्टिक लिमिट। ये किस एनर्जी की बात हो रही है? जब वो हमारा मटेरियल इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर होगा। अगर मटेरियल इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर गया, तो क्या मटेरियल ओरिजिनल फॉर्म की तरफ वापस आएगा? नहीं आएगा। स्प्रिंग की एग्जांपल ले लें। स्प्रिंग अगर इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाए, तो क्या स्प्रिंग दोबारा ओरिजिनल फॉर्म की तरफ वापस आता है? नहीं आता। तो इलास्टिक लिमिट क्रॉस करने के बाद क्योंकि वो ओरिजिनल फॉर्म की तरफ वापस नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है अब उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड नहीं है। तो इसलिए ये जो स्टोर्ड एनर्जी है, ये जो स्ट्रेन एनर्जी है, ये विद इन इलास्टिक लिमिट है, इस इलास्टिक लिमिट के बाद नहीं है। दैट्स वाई कंडीशन यहां पे अप्लाई कर दी गई है कि एनर्जी स्टोर्ड इन मटेरियल ड्यू टू देयर डिफॉर्मेशन विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, दैट एनर्जी इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। हो गया क्लियर? आगे समझ स्ट्रेन एनर्जी किसे कहते हैं। अब इस स्ट्रेन एनर्जी के लिए हम एक छोटी सी मैथमेटिकल डेरिवेशन कर लेते हैं। देखें, बड़ी क्लियर सी बात है। ये स्ट्रेन एनर्जी आती कहां से है? ये स्ट्रेन एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर होती है मटेरियल के अंदर, वो कहां से आती है? डेफिनेटली हमने जो एनर्जी प्रोवाइड की थी। फिर वही स्प्रिंग वाली एग्जांपल ले लें। जैसे स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए हमने जो एनर्जी प्रोवाइड की थी, वही हमारी प्रोवाइडेड एनर्जी ही तो स्प्रिंग के अंदर स्टोर हुई थी। या दूसरे अल्फाज में मैं कह सकता हूं कि जो वर्क मैंने किया था स्प्रिंग को स्ट्रेच करवाते हुए जो वर्क मैंने किया, वही मेरा किया हुआ वर्क उस स्प्रिंग के अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। दैट्स व्हाई आई कैन से द स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द मटेरियल। आगे ना समझ बात की? तो यहीं से मैं अपनी मैथमेटिकल डेरिवेशन स्टार्ट करता हूं कि स्ट्रेन एनर्जी stored in material strain energy stored in material is equal to work done on material is equal to work done on material। कि मटेरियल पे जितना वर्क किया है हमने, उतनी ही एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो गई है। अब स्ट्रेन एनर्जी हमने फाइंड करनी है, तो हम सिंपली वर्क डन फाइंड कर लेंगे। अब जरा देखें वर्क डन हम कैसे फाइंड करेंगे। देखें, इसी को मैं आगे लेके चलता हूं। दिस इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही होता है।
अब ये फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है ना वर्क डन का, ये हम उस वक्त यूज करते हैं कि जब फोर्स कांस्टेंट रहे। अगर फोर्स कांस्टेंट ना हो तो ये फॉर्मूला यूज नहीं किया जा सकता। अब आप मुझे बताएं, क्या इस पूरे प्रोसेस के दौरान जब स्ट्रेच हम कर रहे होते हैं किसी मटेरियल को, क्या फोर्स कांस्टेंट रहती है? नो, फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती। एग्जांपल फिर स्प्रिंग की तरफ आ जाए। स्प्रिंग को जब हम स्ट्रेच करते हैं, क्या क्या उसको स्ट्रेच करते हुए फोर्स कांस्टेंट रहती है? नहीं रहती, फोर्स तो इंक्रीज कर रही होती है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। हुक्स लॉ नहीं क्या था स्प्रिंग के लिए? 10th क्लास का मैथ स्प्रिंग सिस्टम फर्स्ट ईयर में दोबारा पढ़ा था। वो ये था ना, फोर्स इज इक्वल टू के एक्स। तो यहां से बिल्कुल क्लियर नहीं है इस लॉ से कि फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट तक मैं स्प्रिंग को स्ट्रेच करूंगा, वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ती जाएगी। अगर थोड़े डिस्प्लेसमेंट तक स्ट्रेच किया है तो थोड़ी फोर्स से काम चल जाएगा, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट तक स्ट्रेच किया है तो ज्यादा फोर्स जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब है जैसे जैसे मैं स्प्रिंग को स्ट्रेच करता जा रहा हूं तो मेरी अप्लाइड फोर्स भी इंक्रीज होती चली जा रही है। दैट्स व्हाई फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। तो जब फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो वर्क का ये फार्मूला भी हम यूज नहीं कर सकते। तो फिर कौन सा वाला फार्मूला यूज करेंगे ऐसी सिचुएशन में? ऐसी सिचुएशन में हम ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे। इस ग्राफ के जरिए अब हम वर्क डन फाइंड करेंगे, इसीलिए ग्राफ ड्रॉ किए हुए मैंने। ठीक हो गया? अब इस ग्राफ को समझ लें। बेसिकली देखें, जब मैंने मटेरियल को स्ट्रेच करना शुरू किया तो मटेरियल में एलोंगेशन प्रोड्यूस होनी शुरू होगी। मींस मटेरियल डीफॉर्म होना शुरू हो गया। मींस मटेरियल में स्ट्रेन प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। ठीक हो गया? अब देखें, मैं मटेरियल पे फोर्स अप्लाई करता चला जा रहा हूं। वाई एक्सिस पे मैंने फोर्स ली हुई है, एक्स एक्सिस पे डीफॉर्मेशन ली हुई है, एलोंगेशन ली है। लेंथ, ये कौन सी लेंथ है? ये डीफॉर्म्ड लेंथ है, ठीक है ना? ये डीफॉर्म्ड लेंथ है, ये ओरिजिनल लेंथ की बात नहीं हो रही। दिस इज डीफॉर्म्ड लेंथ। लेंथ कौन सी? डीफॉर्म्ड लेंथ। तो एक्स एक्सिस पे मैंने डीफॉर्म्ड लेंथ ली हुई है। अब जरा देखें, जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ाता जा रहा हूं मटेरियल पे, वैसे वैसे मटेरियल में डीफॉर्मेशन भी ज्यादा होती चली जा रही है। ठीक हो गया? अच्छा, मैं फोर्स बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, मटेरियल में एलोंगेशन प्रोड्यूस होती गई, मटेरियल की लेंथ में इजाफा होता गया, मटेरियल में डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती गई। तो देखें, जीरो डीफॉर्मेशन से L1 डीफॉर्मेशन तक कितना वर्क मैंने किया? जीरो एलोंगेशन प्रोड्यूस करने से L1 डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने तक कितना वर्क मैंने किया? वो वर्क में ग्राफ से फाइंड कर लेता हूं। ठीक हो गया? अब वर्क में कैसे फाइंड करूंगा? देखें, बड़ी सीधी सी बात है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको याद है ना? ये देखिएगा जरा। अगर ये मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करता हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये एरिया अंडर द ग्राफ हमें क्या देता था? एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है किसी भी ग्राफ में, किसी भी ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ हमें हमारे वेरिएबल्स की प्रोडक्ट देता है। तो यहाँ पे एरिया क्या देगा? यहाँ पे एरिया हमें देगा इन वेरिएबल्स की प्रोडक्ट, यानी वेलोसिटी और टाइम की प्रोडक्ट। अब वेलोसिटी और टाइम की प्रोडक्ट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब है एरिया अंडर द ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। समझ आ गई ना बात की? यहां पे एरिया अंडर द ग्राफ अब हमें क्या देगा इस केस में? इस केस में एरिया अंडर द ग्राफ हमें देगा, देखिएगा जरा अगेन, इस केस में एरिया अंडर द ग्राफ क्या देगा? जाहिर सी बात है, मेरे दोनों वेरिएबल्स की प्रोडक्ट, फोर्स और लेंथ की प्रोडक्ट। तो ये लिख दिया फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ, यानी फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वो होता है वर्क। तो इसका मतलब है कि इस केस में अगर मैं वर्क डन फाइंड करना चाहता हूं, L1 लेंथ तक कितना वर्क किया, अगर मैं वो वाला वर्क डन फाइंड करना चाहता हूं तो मुझे एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करना पड़ेगा। अब जीरो से L1 लेंथ प्रोड्यूस करने तक कितना वर्क किया? तो ये देखें जरा, ये शेड कर रहा हूं मैं, ये वाला एरिया मुझे फाइंड करना पड़ेगा। सिंपल इज दैट। आगे ना समझ बात की? तो ये वाला एरिया मैं फाइंड कर लूं, मुझे पता चल जाएगा कितना वर्क किए। तो इसलिए अगले स्टेप में वर्क डन की जगह मैंने क्या लिख दिया? इसकी जगह लिख दिया एरिया। एरिया ऑफ, ये ट्रायंगल बन रही है, देख लें, ये पूरी ट्रायंगल बन रही है। ओ, इस पॉइंट को मैंने ए का नाम दिया हुआ है, और ये वाला जो पॉइंट है इसे बी का नाम दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। समझ आ गई ना बात की? अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी फाइंड करना आपके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है, आप लोगों को आता है फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये मिटा रहा हूं मैं, इसकी जरूरत नहीं है, जस्ट समझाना था मैंने। ओके जी, देखें अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? ये होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस क्या है इसकी? बेस है ओ बी, हाइट है ए बी। तो ये लिख दिया 1/2 ओ बी मल्टीप्लाई ए बी। आगे समझ बात की? नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2 ओ बी। व्हाट इज ओ बी? ओ बी है लेंथ, L1 लेंथ। तो ओ बी की जगह मैंने लिख दिया L1।
मल्टीप्लाई ए बी क्या है, देखिए ये है ए बी, तो ए बी किसके इक्वल है, F1 फोर्स के इक्वल। F1 फोर्स वो फोर्स है कि जो L1 लेंथ प्रोड्यूस करने के लिए हमें मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड थी, दैट इज F1 फोर्स। तो ये लिख दिया F1 फोर्स। समझ आ गई बात की। सो अगले स्टेप में सिंपली इसको लिख दिया, F1 L1 डिवाइडेड बाय 2। ये हमें स्ट्रेन एनर्जी मिल गई। बट ये स्ट्रेन एनर्जी जो है, इस स्ट्रेन एनर्जी में देखें एक अननोन आ रहा है F1। लेंथ तो हमें पता है ना, L1 हमें लेंथ पता है कि कितनी डिफॉर्मेशन हमने प्रोड्यूस की है। जितनी डिफॉर्मेशन हमने प्रोड्यूस की है, जितनी लेंथ में इजाफा हमने करवाया है, वो वैल्यू है L1। लेकिन F1 फोर्स क्या है, उसी लेंथ L1 को प्रोड्यूस करवाने के लिए जितनी फोर्स हमें अप्लाई करनी पड़ी है, दैट फोर्स इज F1। अब हमें कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ी है हमें नहीं पता, F1 फिर अननोन हुआ। तो इसलिए F1 को रिप्लेस करना पड़ेगा किसी नॉन क्वांटिटी के साथ। तो F1 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। इस इक्वेशन को यहीं पे मैं सेव कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देके, और अब मैं यहां से F1 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। F1 की वैल्यू नॉन क्वांटिटीज की टर्म में कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला आपको याद है ना, क्या होता है ये, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। यहीं से मैं F1 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा इसी फार्मूला से। कैसे, अभी देख लें। इलास्टिक मॉडुलस स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अब देखें स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, पता है हमें। और स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन होता है डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक हो गया, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब जरा इस केस में देखिएगा, अब यहां पे मैंने जो डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस की है, कितनी प्रोड्यूस की है, L1 डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस की है। L1 डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस की है, तो डेल्टा एल की जगह में क्या लिखूंगा, डेल्टा एल की जगह में लिखूंगा L1, नीचे ओरिजिनल लेंथ लिखूंगा। मटेरियल की ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, कोई भी नाम दे दें उसको, मैं दोबारा से स्मॉल एल का नाम नहीं दूंगा, क्योंकि L1 का नाम दे दे नीचे स्मॉल एल लिखूंगा वो मिक्स हो जाएंगे आपस में। तो ओरिजिनल लेंथ को मैं डिनोट कर देता हूं कैपिटल एल से। ठीक हो गया। अब जरा देखिएगा ऊपर, L1 प्रोड्यूस करवाने के लिए, L1 लेंथ को प्रोड्यूस करवाने के लिए कितनी फोर्स मुझे अप्लाई करनी पड़ी, मुझे F1 फोर्स अप्लाई करनी पड़ी। तो इसलिए ऊपर F की जगह में क्या लिख दूंगा, F1। और एरिया तो एरिया ही होता है, ऐसे ही लिख दिया। समझ आ गई ना बात की। अब अगले स्टेप में इसको फर्दर कैसे लिखेंगे, फर्दर इसको ये लिख देंगे F1 कैपिटल L डिवाइडेड बाय AL1। ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब यहीं से मैं F1 की वैल्यू सेपरेट करूंगा और यहां पे लाके पुट कर दूंगा। ठीक हो गया। अब क्योंकि मेरे पास स्पेस खत्म हो चुकी है, तो मैं ऊपर से इसको मिटा के कर रहा हूं। इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेने तो ले लें। देखिए जी, अब F1 की वैल्यू मैं यहां से सेपरेट कर लेता हूं। ये पहले तो मैंने वही लिखा, E इज इक्वल टू, क्या आया हमारे पास, E इज इक्वल टू F1 कैपिटल L डिवाइडेड बाय AL1। याद रखना है कैपिटल L ओरिजिनल लेंथ है, और L1 जो है वो डीफॉर्म्ड लेंथ है, यानी लेंथ में कितना चेंज प्रोड्यूस हुआ है। तो यहां से F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, F1 की वैल्यू में सेपरेट करता हूं, तो F1 विल बी इक्वल टू EAL1 डिवाइडेड बाय कैपिटल L। ये F1 की वैल्यू मेरे पास आ गई फार्मूला में पुट करने के लिए। अब वो इक्वेशन में मिटा चुका हूं, देखिएगा जरा यहीं पे देख लें। ये वर्क डन किसके इक्वल आया था, ये वर्क डन आया था एरिया अंडर द ग्राफ के इक्वल। और एरिया अंडर द ग्राफ क्या बना था, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस थी L1 और हाइट थी F1। इस फार्मूला में बेसिकली मैंने वैल्यू पुट करनी थी। ठीक हो गया। तो स्ट्रेन एनर्जी आई थी वर्क के इक्वल और वर्क था एरिया के इक्वल। सो देखें, दोबारा से मैं लिख देता हूं, स्ट्रेन एनर्जी क्या आई थी हमारे पास, स्ट्रेन एनर्जी थी वर्क के इक्वल, और वर्क था एरिया के इक्वल। और एरिया कितना आया था, ये एरिया आपके सामने ही कैलकुलेट किया हुआ है, 1/2 L1F1, ये इक्वेशन थी। अब F1 की ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दें। आई थिंक इस इक्वेशन को 1 का नाम दिया था, देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं है। इस इक्वेशन को मैं 2 का नाम दे देता हूं। तो 2 को उठा के मैं 1 में पुट कर देता हूं। तो पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। उससे 2 और इसे 1 इसलिए कहा क्योंकि ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मिटा चुका हूं जो मैं पहले, उसमें मौजूद है। ठीक है। तो देखें जरा, 2 को 1 में पुट किया तो स्ट्रेन एनर्जी हमारे पास क्या आ गई, स्ट्रेन एनर्जी हमारे पास आ गई, दिस इज इक्वल टू 1/2 L1, और F1 की जगह ये सारे का सारा लिख दिया, जो कि है EAL1 डिवाइडेड बाय कैपिटल L।
ठीक हो गया। सिंप्लीफाई करें, नीचे सब मैं मिटा देता हूं, ये मैंने छोड़ दिया था, पहले नहीं मिटाया था, ये मैं साफ कर देता हूं। अब देखें जी, अब ये क्या बनेगी, स्ट्रेन एनर्जी, ये बन गई हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी ई ए L1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2L, एंड दिस इज स्ट्रेन एनर्जी। ये आ गई हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी। ये वो स्ट्रेन एनर्जी है कि जो L1 लेंथ प्रोड्यूस करने के लिए, जो L1 लेंथ प्रोड्यूस करने के लिए हमने जो एनर्जी प्रोवाइड की है, जो उसके अंदर स्टोर हुई है मटेरियल के अंदर, ज़रा जितनी हमने प्रोवाइड की है उतनी मटेरियल में स्टोर हुई है ना। ठीक होगा। तो दिस इज स्ट्रेन एनर्जी, कौन सी वाली स्ट्रेन एनर्जी, करस्पॉन्डिंग टू L1 लेंथ। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू WRT मैंने लिख दिया, विद रिस्पेक्ट टू L1 लेंथ। L1 लेंथ प्रोड्यूस करने के लिए जो एनर्जी उसमें स्टोर हुई है, ये वो वाली स्ट्रेन एनर्जी है। अब यहीं से देखिएगा, अगर मैं L2 लेंथ प्रोड्यूस करना चाहता हूं तो अब कितनी स्ट्रेन एनर्जी होगी। अब तो बिल्कुल सिंपल सा रूल हमारे पास आ गया ना। अगर मैं L2 लेंथ प्रोड्यूस करना चाहता हूं तो अब स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी, तो नो, स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू L2 लेंथ। अगर मैं L2 लेंथ प्रोड्यूस करना चाहता हूं तो अब मेरे पास स्ट्रेन एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी, तो बिल्कुल क्लियर अब हो जाएगा ई ए, इसी फार्मूला के मुताबिक मैं लिख रहा हूं। ठीक है, ई ए L2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2L। ठीक हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। इक्वेशन नंबर 3 हमें बता रही है कि L1 लेंथ प्रोड्यूस करने के लिए कितनी एनर्जी जो है हमने प्रोवाइड की, और इक्वेशन 4 हमें बता रही है कि L2 लेंथ प्रोड्यूस करने के लिए हमने कितनी एनर्जी प्रोवाइड की। ठीक होगा। अब अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि ये बताएं कि L1 लेंथ से लेकर L2 लेंथ तक, L1 लेंथ से लेके L2 लेंथ प्रोड्यूस करने तक कितनी स्ट्रेन एनर्जी प्रोवाइड की, तो बहुत सिंपल देखें, L1 लेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी देखिएगा, ये इक्वेशन 3 मुझे बता रही है L1 लेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी, इक्वेशन 4 मुझे बता रही है L2 लेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी। तो अब अगर कोई मुझे कहता है कि L1 लेंथ से L2 लेंथ तक कितनी एनर्जी मुझे प्रोवाइड करनी पड़ी, तो मैं क्या करूंगा, L2 वाली एनर्जी में से L1 वाली एनर्जी माइनस कर दूंगा, बाकी बचेगी L1 से लेके L2 तक की एनर्जी। बहुत सिंपल। ठीक होगा। तो ये मैं यहां पे लिख देता हूं कि स्ट्रेन एनर्जी कहां से कहां तक, फ्रॉम L1 लेंथ टू L2 लेंथ। L1 लेंथ से L2 लेंथ प्रोड्यूस करने तक कितनी स्ट्रेन एनर्जी मुझे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो आपके सामने है। देखें जरा, L2 लेंथ की स्ट्रेन एनर्जी पहले मैं लिखता हूं, क्योंकि ज्यादा एनर्जी है, L2 लेंथ ग्रेटर है, सो इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो पहले L2 की एनर्जी ई ए L2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2L, आगे लगाऊंगा माइनस का साइन, और L1 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी ई ए L1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2L। अब दोनों का यहां से जो भी कॉमन आ रहा है कॉमन लेने, देखिए कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ई ए डिवाइडेड बाय 2L, ये कॉमन आ गया, अंदर बचा L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर। सो दिस इज अवर स्ट्रेन एनर्जी फ्रॉम L1 टू L2 लेंथ, दैट्स इट। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारा स्ट्रेन एनर्जी का टॉपिक। नेक्स्ट टाइम फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को।